मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। हम लोग जो अभी क्रॉनिक डिजीज के विषय में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने अभी तक 45 पैराग्राफ को क्रॉनिक डिजीज का पढ़ डाले हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी जो सुन रहे होंगे इसको, उनको क्रॉनिक डिजीज का कुछ न कुछ शुरुआती बातें समझ में आ रहा होगा और इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि होम्योपैथी के प्रति विश्वास तथा होम्योपैथी के प्रति आस्था और होम्योपैथी का व्यवहार में हम लोगों का परिवर्तन आए, एक रूपता आए। यह एक रूपता जरूरी है, क्योंकि होम्योपैथी को डिफरेंट फॉर्म में लोग देखते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको सभी कोई एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि उसके डायरेक्शन जो है तो बड़ा लॉजिकल रूप में लिखा गया है। तो आइए आज हम लोग 45 के आगे हम लोग चलते हैं। पैराग्राफ 46 में डॉक्टर हैनीमैन अब आते हैं कैसे ये प्रवेश करता है ना, कैसे ये काम करता है। कहते हैं कि डिजीज जो कुछ एक्यूट होता है, लेकिन मुख्यतः डिजीज जो है तो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, वो मुख्यतः शरीर में कैसे प्रवेश करता है। कहते हैं वन साइडेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ स्किन सिम्टम्स। कहते हैं कि एक तरफा कहीं एक जगह पर प्रवेश करने का कोशिश करता है ना। वन साइडेड, जहां मान लीजिए स्किन पर दिया है ना, तो इसका स्किन इरप्शन के रूप में आता है। और उसके इंटरनल फेनोमेना पर इसकी इसके इंटरनल थोड़ा जो है उसको प्रभावित करता है। बाहरी मैंने कहने का मतलब है कि बाहरी प्रभाव जब भीतरी सोरा को, भीतर में स्थापित सोरा को प्रभावित करने का कोशिश करता है, तो एक उसको उन्होंने कहा ड्राइविंग द इच इनटू द बॉडी, यानी कि खुजली को शरीर के अंदर में प्रवेश करने कराता है। यानी कि बाहरी जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके जो है तो रोग जो है तो इनवर्ड हो जाता है, अंदर जाने लगता है, अंदर की ओर जाने लगता है। और उसका जो परिलक्ष्य, उसका जो रूप स्वरूप जो उत्पन्न होता है वह रोगी के पिकुलरिटीज पर, उसके बॉडीली कंस्टिट्यूशंस के आधार पर होता है, जो कि बाहरी, जैसे हम लोग रह रहे हैं समाज में और समाज का जिस वातावरण में रह रहे हैं तो उस वातावरण पर हमारा हमारा छाप पड़ता है, लेकिन वह छाप जो है तो हमारे अपने खुद के मानसिकता, खुद के आंतरिक संरचना पर डिपेंड करता है। इस बात को डॉक्टर हनीमैन ने बड़ा स्पष्ट रूप से, और इसे आप अगर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 5वें फॉइल में पढ़ेंगे तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि जो क्रॉनिक डिजीज जो आते हैं उसका उसके कारण के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस जो बाहर से आ रहे हैं वह अकेले काम नहीं करता, यानी कि बाहर से आने वाला रोग जो है तो अकेले शरीर पर काम नहीं करता है जब तक आंतरिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें साथ न दो। यानी कि रोग होने के उन्होंने दो कारण को स्थापित किया, एक बाहरी प्रभाव और एक आंतरिक संरचना। तो यहाँ इस 46 में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि पिकुलरिटीज ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, पिकुलरिटी ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, जो शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पिकुलरिटीज है, विशेषता है, उसके आधार पर ही परिवर्तन होता है। यानी कि शरीर जैसा होगा, शरीर की बनावट जैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होगा, उसका टेम्परामेंट जैसा होगा, उसी के अनुरूप वहां पर परिवर्तन आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात होगा, क्योंकि हमें लोग कभी कहते हैं कि बाहर का एक, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बाहर का आ रहा है तो बाहर का एक ही तरफा है। यानी कि जब हम लोग सोचते हैं कि जैसे कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो बैक्टीरिया को ही मार दो, लेकिन बैक्टीरिया को मारने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को एडॉप्टेशन आपने आपकी स्वीकृति से होती है, आपके आंतरिक संरचना के आधार पर ही होती है ना। तो ड्राइविंग द इच इनटू द बॉडी, और उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही
अनगिनत है। अनगिनत इसलिए होगा कि हर एक व्यक्ति का शारीरिक रचना, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन का स्थिति अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति का जीवन अवस्था जो है सो अलग अलग होता है। कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य एक दूसरे से एक जैसा नहीं होते हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सबका अपना बनावट होता है, सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना सेंसिटिविटी होता है और सभी का अपना रिसेप्टिव पावर होता है ना। हम लोग कोई बात को जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देरी से समझते हैं। उसी तरह से कोई खाना हम लोग जो खाते हैं शरीर पर कुछ अलग, किसी को आसानी से पच जाता है, किसी को देरी से पचता है। यह इसके खाना तो वही रहता है, बाहर का खाना तो वही रहता है, लेकिन किसी को बहुत आसानी से पच जाता है, किसी को देरी से पचता है, किसी से अपच हो जाता है। ये अलग अलग व्यक्ति विशेष पर ही डिपेंड करता है। इस पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब आगे चल करके इस अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी धारणा को प्रूफ करने के लिए, सत्यापित करने के लिए डॉक्टर हेनिमैन ने एक सर्वे करना शुरू किया, है ना। और सर्वे के दौरान 47 में इस सर्वे का डिटेल्ड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और उन्होंने सर्वे में डॉक्टर लुडविग, है ना, लुडविग क्रिश्चियन जंकर, लुडविग क्रिश्चियन जंकर के वेरियस एलिमेंट्स का, जिससे कि रीच के सेपरेशन से जो रोग पैदा हुए उसका जिक्र करते हैं डॉक्टर हेनिमैन, है ना। अब इसमें एक दो नहीं है, कई एक को उन्होंने जिक्र किया है, ये कैसे कैसे प्रभावित करता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर इस सर्वे पर नजर डालें और देखें कि कौन सा ईच जो है तो किसी रोगी में कैसा किया। क्योंकि एक बात इससे और भी उभर करके आएगा कि हम लोगों का टेम्परामेंट की बात भी उभर करके आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी उभर करके आएगा। यानी कि होम्योपैथी में टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में आवश्यकता होगा। ये डॉक्टर लुडविग क्रिश्चियन जंकर का जो है डिसर्टियो डी डैमनो एक्स कैवी रेपुलसा एले, जो 1750 में प्रकाशित हुआ था, उसका वर्णन है। डिसर्टियो डी डैमनो एक्स कैवी रिपल्सा एले का वर्णन इसमें उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जब किसी ईच को सप्रेस किया गया, यानी कि खुजली को सप्रेस किया गया, तो एक यंग आदमी में जो कि सैंग्विनाइन टेम्परामेंट का था। अब आइए हम लोग देख रहे हैं कि सैंग्विनाइन टेम्परामेंट की बात आ रही है। तो सैंग्विनाइन टेम्परामेंट क्या होता है? सैंग्विनाइन टेम्परामेंट के विषय में बात करते हैं। और अब हम लोगों को टेम्परामेंट भी समझने का कोशिश करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले बताते हैं कि जो सैंग्विनाइन टेम्परामेंट के व्यक्ति को थाइसिस का, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस पैदा हुआ। और फिर एक तरह के कुछ लोग थे जिसको कि पाइल्स था, हेमोराइडल कॉलिक और रेनल ग्रेवल इन पर्सन जनरल ऑफ द सैंग्विनाइन टेम्परामेंट। इसी तरह से सैंग्विनाइन टेम्परामेंट के ही व्यक्तित्व में दूसरे व्यक्ति में पाइल्स हो गया, किसी को हेमोराइड्स हो गया, कॉलिक और पेन होने लगे, रेनल ग्रेवल माने किडनी में पत्थर दिखलाई पड़ने लगे सैंग्विनाइन टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो ये इन्होंने काफी इस चीज का जिक्र किया है, काफी इसके अंदर में जिक्र किया है। सैंग्विनाइन को कहते हैं, डॉक्टर हेनिमैन ने सैंग्विनाइन के विषय में क्या कहा? वैसा ऑप्टिमिस्टिक, माने ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति है सैंग्विनाइन के कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग इस पर और भी विशेष टेम्परामेंट थ्योरी को हम लोग जिक्र करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा और चीयरफुल होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट और चीयरफुल पर्सन में तो देखा गया कि उसके अंदर में किसी एक को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एक को पाइल्स हो गया, हेमोराइड्स हो गया, ये हो। फिर कहते हैं कि फिर एक स्वेलिंग ऑफ द इंग्यूनियल ग्लैंड
स्टिफनिंग ऑफ द जॉइंट्स एंड मैलिग्नेंट अल्सर, है ना। फिर एक केसेस में क्या, हम एक दूसरे केस में क्या हुआ, ये सारे उदाहरण आप अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो एक एक कहानी के रूप में छोटे छोटे पैराग्राफ में इसमें दिया हुआ है, और इस तरह से इनका अध्ययन किया गया है। तो एक में तो देखा गया ग्लैंड्स हुआ, स्वेलिंग ग्लैंड्स हो गया, जोड़ जो है तो स्टिफ होने लगे, और मैलिग्नेंट अल्सर क्रिएट होने लगे, किसमें, संगिनो क्लोरिक पर्सन। और सैंगुइनो कोलेरिक पर्सन कौन होते हैं, तो जो कि मेलंकलिक होते हैं, यानी कि जो उदासी होते हैं। फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी को कहते हैं कि जो कि जिसके अंदर में स्लगिश होता है, टेम्परामेंट अनइमोशनल होते हैं। हम लोग कभी टेम्परामेंटल थ्योरी को भी हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। टेम्परामेंटल थ्योरी जो कि बहुत सारे मनुष्य के 4 ह्यूमर पर डिपेंडेंट है, और इसके आधार पर ये डॉक्टर हेनीमैन ने ऑब्जर्वेशन से, जेंकर के जो ऑब्जर्वेशन है उसको उन्होंने देखा। सफोकेटिंग कैटार एंड कंजम्पशन, इन्फ्लेमेटरी फीवर, है ना, सफोकेटिव कैटार और इन कंजम्पशन इन्फ्लेमेटरी फीवर, acute pleurisy, inflammations of the lungs, indurated lungs with full cyst containing pus जो है तो वो भी देखने को मिला। बोन का भी स्वेलिंग हो गया, और इस तरह से फिर ड्रॉपसी, डिलेड मेंस एंड मंथली हेमोटाइटिस व्हेन द ईच वाज ड्रिवन अवे ड्यूरिंग द देयर फ्लो इन द फ्लेगमेटिक, है ना। ईच खत्म होने के बाद ही, बड़ा अच्छा कहानी के रूप में है ये। आप पढ़ेंगे तो मैं समरी के रूप में आपको वर्णन कर रहा हूँ। इंसैनिटी, मेलंकलिक पर्सन्स, है ना। मेलंकलिक पर्सन्स कौन होते हैं, जो कि उदास रहते हैं, फीलिंग्स उनका उदासीपन रहता है, निराशावादी होते हैं। तो मेलंकलिक पर्सन्स में मानसिक विकार भी डेवलप हो गया, यानी कि पागलपन के भी लक्षण दिखलाई पड़ने लगे। और प्रेग्नेंट लेडी में भी देखा गया कि ये ईच के सप्रेस, जैसे ही सप्रेस हुआ तो वहां पर फीटल प्रेगनेंसी के समय में प्रेग्नेंट लेडी के बीच में फीटस का जो है तो डेथ होता है, माने यूट्रस के अंदर में ही बच्चे का मृत्यु हो जाता है। और फिर कहते हैं कि जब जो माँ बच्चे पैदा कर देती हैं उसमें दूध की कमी हो जाती है ना। ईच सप्रेस होने से वैसे बच्चों में दूध की कमी हो जाती है, लैक ऑफ मिल्क एंड प्री मैच्योर डिस्टर्ब, और उसके अंदर में फिर मेंस भी बहुत जल्दी, मेनोपॉजल, अर्ली मेनोपॉजल दिखलाई पड़ने लगता है, ये लक्षण आ जाते हैं। और कुछ जो एडवांस्ड स्टेज की महिलाएं होते हैं उसमें कैंसर भी आ जाता है। ये एक अच्छी कहानी के रूप में हम लोगों ने इसको देखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी। तो इस 46 और 47 के आधार पर हम लोगों ने 2 बातों को देखा। डिजीज के जो कॉज होते हैं वह एक्सटर्नल और इंटरनल, वह एक्सटर्नल कॉज और इंटरनल कॉज दोनों को संयुक्त रूप से होता है। दूसरा इंटरनल कॉज जो कि टेम्परामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशंस में डॉक्टर हेनीमैन ने टेम्परामेंटल थ्योरी का भी जिक्र किया है। और इसमें आइए थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त कर ले संक्षेप में। मैं डिटेल्स में टेम्परामेंट पर कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन टेम्परामेंट थ्योरी के विषय में कहते हैं कि इसका इतिहास जो है तो बहुत ही पुराना है। और ये जो टेम्परामेंट है, हिपोक्रेटिक मेडिसिन के 4 जो कारण थे, कहते हैं कि इसके ब्लैक बाइल्स, है ना, ब्लैक बाइल्स, उसके ब्लैक बाइल्स यानी काले मेलेन, कोले, ब्लैक बाइल्स, येलो बाइल्स, फ्लेम एंड ब्लड, ये चारों के आधार पर, माने आपके अंदर में जो पित्त है, ब्लड है, जितने भी फ्लूइड नेचर है उसके वर्ताव के कारण शरीर पे परिवर्तन होता है। और उन्होंने 4 टेम्परामेंट का जिक्र किया। सैंग्विनाइन टेम्परामेंट, सैंग्विनाइन टेम्परामेंट कौन होते हैं,
पर्सनैलिटी इज फेयरली एक्सट्रोवर्टेड। ये एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, वाचाल होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं और ये सोशल गैदरिंग को एंजॉय करते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, काफी खुश मिजाज टाइप के रोगी नजर आते, व्यक्ति नजर आते हैं। कभी इनके अंदर में विचारों की श्रृंखला होती है, कई एक विचारधारा इनके साथ में होता है, कई एक बात को सोचते हैं, बहुत ज्यादा बातों भी होते हैं और ये साथ साथ में इमोशनल भी होते हैं, ठीक है ना। सेंगुनाइन टेम्परामेंट जो है तो प्लेजर सीकिंग है, माने जीवन में खुशियां खोजने के प्रयास में, तो मैंने प्लेजर जहाँ मिले, आनंद जहाँ मिले उसके तलाश में रहते हैं। इसलिए सेंगुनाइन टेम्परामेंट के व्यक्ति आपको बहुत सारे ड्रग में, जहाँ की तुरंत ये हो जाएगा, अल्कोहल में, ड्रग्स में और कुछ ऐसे चीजों में जहाँ की उनके दिल को खुश मिले, चाहे वह टेम्पोररी ही क्यों ना हो, लेकिन वह तुरंत उसके अंदर में लिप्त हो जाते हैं। बहुत बातें नहीं होते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं, तुरंत कोई चीज का डिसीजन ले लेंगे, सोशल लोगों से मित्रता बहुत बढ़ जाएगी और ये इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सेंसिटिव भी होंगे, कंपैशनेट होंगे और थॉटफुल होंगे। जनरली स्ट्रगल्स ये शुरुआत दौर में तुम्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, बाद में उसका इम्पैक्ट उनको उन्हीं को सहना पड़ता है। यानी कि अल्कोहल के प्रभाव आपने ले लिया, आपने बहुत सारा फास्ट फूड और बहुत सारे तरह के खाने खाने लगे, तो बाद में आजकल ये हेपेटोमेगाली का केस और फैटी लीवर का केस आपको समाज में काफी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे खान पान में, लाइफ स्टाइल में दिक्कत हो जाता है और सेंगुनाइन पर्सनैलिटी पर लाइफ स्टाइल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल एक्सट्रोवर्टेड लाइफ स्टाइल होता है। इसलिए सेंगुनाइन पर्सन हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक एक आवाज हो जाता है। तो एक शुरू का आनंद, आसानी से प्राप्त आनंद, बाद में चल करके उनके लिए एक काल जंजाल बन जाता है, काल बन जाता है और जीवन को कष्टमय कर देता है। फिर वह निराशा की ओर अग्रसर होते हैं और कॉन्फिडेंस, यानी कि प्राइमरी स्टेज में वह काफी खुश मिजाज होते हैं और एडवांस्ड स्टेज के जो लोग होंगे उनके जो मिजाज होंगे वह नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच से नेगेटिव की ओर जिक्र चला जाता है। और इसीलिए आप देखिएगा अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह से प्रभावित होने वाला, अब जैसे कि कैंसर का, तो एडवांस स्टेज में कैंसर का जो कि हम लोगों ने सुना कि कैंसर हो गया तो वो हो गया, बच्चे का डेथ हो गया, ये सब एडवांस स्टेज के इम्पैक्ट होते हैं। फिर दूसरा टेम्परामेंट को उन्होंने कहा कॉलेरिक टेम्परामेंट, है ना। कॉलेरिक टेम्परामेंट कहते हैं फंडामेंटली ये काफी एम्बिशियस होते हैं, है ना। इनका एम्बिशंस बहुत होता है, इनके जीवन में अपने प्रति बहुत सारा लालसा होती है और ये लीडर टाइप के व्यक्ति होते हैं और उनका काफी एनर्जी होता है, काफी एक समाज पर हावी होने का प्रकृति होता है और ये इसके अंदर में दूसरे को अपने अंदर में डोमिनेट करने की प्रवृत्ति होती है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है और काफी अपने में ड्रामा के रूप में एक अपना कैरेक्टर को प्रदर्शित होता है और पॉलिटिकल फिगर्स, मिलिट्री फिगर्स, लीडर्स आदि टाइप के व्यक्ति कॉलेरिक पर्सनैलिटी होते हैं। दे आर लाइक टू बी चेंज ऑफ चार्जेस ऑफ एवरीथिंग, लगता है कि मेरा ही सारा है ना, सब मेरा ही ये प्रो है, तो वो मेरा का भाव इसके अंदर में काफी हो जाता है और हाईली, और इसलिए कहते हैं कि कॉलेरिक पर्सन कभी वो बहुत ही ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं और डिसऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, है ना। अपने मानसिकता के कारण हो सकते हैं ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज। ये लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन लीडर में तो फेलियर होना स्वाभाविक है, क्योंकि कहा गया है कि हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, जो आकाश जमीन पर रहता है उसको गिरने की डर नहीं रहता है, लेकिन कॉलेरिक पर्सन जो है तो आकाश में उड़ते रहते हैं और उनको हमेशा गिरने का डर लगा रहता है और फिर गिरने के बाद में क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस तरह से है।
नेक्स्ट आता है मेलांकोलिक टेम्परामेंट। मेलांकोलिक टेम्परामेंट को कहते हैं ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, माने इसको अभी जो है सो इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होते हैं, ज्यादा अंदर की बातें मन में ही मन दुखी होते रहते हैं, बाहर व्यक्त नहीं होने देते हैं। तो ये मेलांकोलिक टेम्परामेंट टाइप के मेलांकोलिक टेम्परामेंट जो होते हैं इंट्रोवर्टेड और काफी विचारशील व्यक्ति है, सोचते रहते हैं कोई चीज हो गया तो उस पर चिंतन क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे पर रहते हैं। ये ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग। और आजकल आप देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग के कारण कितने सैडनेस का, उदासीपन का ये प्रभाव होता चला जा रहा है। और काफी ये चिंताशील रहेंगे। और लेकिन इनके साथ में एक अच्छी बातें क्या होती है, काफी चिंतनशील होने के कारण इनके अंदर में क्रिएटिविटी, सृजनात्मक कैपेसिटी भी होता है ना। सृजनात्मक कैपेसिटी दो तरह के होंगे, एक अच्छा सृजन करेंगे, एक बुरा सृजन करेंगे। लेकिन चिंतन करने के बाद ही आपको कोई चीज का नया चीज का खोज हो सकता है। तो ये आपको मेलांकोलिक पर्सन है। और चौथा जो होता है वो होता है फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट, है ना। फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट को कहते हैं फंडामेंटली रिलैक्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम वार्मथ, अटेंटिव, लेजीनेस, स्लगिश, माने एक डल टाइप के प्रकृति के होते हैं, जल्दी उसके अंदर में उत्साह नहीं होता है। और हमेशा इनके अंदर में फ्लेम का मतलब कि लंग्स फ्लेम, कफ जो आपका निकलते रहता है खांसी के बाद में, उसको कहते हैं फ्लेमा, है ना। तो वो एक ये इसमें होते हैं और काफी इसके अंदर में भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, पैसिव एग्रेसिव, है ना। भीतर ही कॉन्स्टेंट रिलैक्स काम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जलते हैं। ऊपर से ठंडा और नीचे से अंदर से गर्म जैसा इनका नजर आता है। एक इसके दोनों का जॉइंट टेम्परामेंट होता है, जिसको कहते हैं सैंग्विनो कोलेरिक टेम्परामेंट, है ना। टेम्परामेंट इसका ब्लेंडिंग है, मतलब कि दो टेम्परामेंट मिलकर के एक होता है, जिसका कि दो टेम्परामेंट होता है। और इसके कारण उसके जो है तो डोमिनेंट, अगर सैंग्विनाइन डोमिनेंट होगा तो यानी कि दो टेम्परामेंट भी एक साथ मिल सकते हैं, ऐसा एक साथ में देखा गया है। तो इस तरह से है, डॉक्टर हनीमैन ने आपको बताया, तो कहा कि अब इसी के आधार पर कहा कि जो निष्कर्ष निकाला गया है, तो अब इस अध्ययन से हम लोगों को यह जानकारी बड़ा अच्छा मिल रहा है, हम लोग इस बात को अच्छा से समझ रहे हैं कि किस तरह के व्यक्ति में किस तरह का रोग पैदा हो सकता है। यानी कि आप केस टेकिंग करने के समय में अगर टेम्परामेंट पर ध्यान रखेंगे और उसके रोग के रोगी के पूर्व इतिहास पर ध्यान रखेंगे और वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे, नजरअंदाज को देखेंगे, तो आपको इस रोग के डिजीज के विषय में एक विस्तृत जानकारी मिल सकती है। ठीक है ना। तो ये इस तरह का है। और इसके बाद में इसमें 48 में हम लोग आते हैं। 48 में कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ एनिमल रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर रिमूवल ऑफ ईच बाय एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट were frequently confirmed by the observations of others। अब 48 में खुजली को मैंने इस रोग को हटाने के लिए जो बाहर से ऑइंटमेंट का प्रयोग किया गया, उसके कारण बहुत सारे कुप्रभाव को देखा गया ना। अब इसके फुटनोट्स के माध्यम से इस पैराग्राफ में कहते हैं, फिर यहाँ भी वही बात लागू होगा। आपने एंटीबायोटिक्स दिया या आपने कोई ऐसा मलहम लगाया जिससे कि रोग खुजली आपका ऊपर का समाप्त हो गया, लेकिन वह गया कैसा रोग पैदा हुआ वो उसका चर्चा करते हैं। करीब करीब 90 रेफरेंस यहाँ पर इन्होंने दिया, 90 तरह के
रेफरेंस दिए गए हैं, एक एक के बाद एक अलग अलग रेफरेंस है। मैं शॉर्ट में सभी रेफरेंस का जिक्र करते हुए चलूंगा। 1 से 4 में कहते हैं ईच को हटाने का मतलब है क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा देखा गया है ना। ब्रोंकियल एस्थमा हो गया, और जैसे ही उस पर एस्थमा को ईच अगर ईच का पैदा हुआ, खुजली पैदा हुआ, तो वो ब्रोंकियल एस्थमा ठीक हो गया। यानी कि ईच के सप्रेशन से ब्रोंकियल एस्थमा हुआ, और जब ईच को फिर से जागृत किया गया तो ब्रोंकियल एस्थमा ठीक हो गया। फिर आप 5 से 6 में उन्होंने बताया है कि रिमूवल ऑफ टीनिया कैपिटिस बाय परगेटिस एंड अदर मेडिसिन, द फॉलोइंग एलिमेंट्स डेवलप ड्यूरिंग द एस्थमा, टीनिया, हाँ, कैपेटिस के द्वारा एस्थमा, वायलेंट पेन और दर्द में जोड़ों में होने लगा, छाती में आपको दबाव महसूस होने लगा, कफ आने लगा और सीवियर वीकनेस हो गया। और ये सारे लक्षण जो है तो ईच को पैदा होने के बाद में खत्म हो गए। 7वें रेफरेंस में कहते हैं ईच से के कारण मेलेंकलिक विद द कफ जो है तो ठीक हो गया। फिर उसी तरह से फिर आगे चल करके 8वें रेफरेंस में कहते हैं कि टीनिया कैपिटिस के द्वारा जो आलमंड के तेल लगाए गए बाहर से, जो हम लोग कपूर, नारियल और बादाम के तेल लगाते हैं, उसे ठीक हो जाता है। तो उससे बहुत सारे शरीर के अंदर में तुरंत उत्साह तो लगता है, लेकिन बाद में तुरंत कमजोरी आ जाता है, वन साइडेड हेडेक होने लगता है, भूख लगने में कमी आ जाती है, एस्थमा हो जाता है, कन्वल्सिव ट्विस्टिंग ऑफ द लिम्ब्स होने लगता है। तो ऐसे सारे प्रभाव आने लगते हैं आपके जो है तो। और कहा कि इसी तरह से ईच से लड़कियों में सांस फूलने का बीमारी होते हुए देखा गया। नाक से जो आवाज आने लगती है ना रात में, लोग सोते हैं तो स्नोरिंग होता है, तो उसको भी ये और जैसे ही इसका प्रभाव हुआ तो वह खत्म हो गया। अब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी डॉक्टर हनीमन ने इस तरह के उदाहरण, कई एक उदाहरण दिया है जहां उन्होंने कहा, दिखलाया है, बताने का कोशिश किया है कि कैसे सिमिलर मेडिसिन के यूज करने से सिमिलर सिचुएशन, जैसे उन्होंने एक बताया कि चिकन पॉक्स होने के ऑर्गेनन में एक चिकन पॉक्स का जिक्र किया गया है। चिकन पॉक्स हो गया तो उसके आंख पे रोशनी खत्म हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को संजोग से दोबारा चिकन पॉक्स हुआ तो वह जो है तो आंख की रोशनी पूरा वापस हो गया। तो यही कहानी यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने अपने आधार इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन का जो ऑब्जर्वेशन है क्रॉनिक डिजीज में, वह डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है, और उसका समरी फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डॉक्टर हैनीमैन जो है तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने दिया है। तो ये कहा कि टीनिया कैपिटिस के द्वारा और को जो बादाम का तेल लगाने से जो ये सब हुआ, जब फिर बाद में जब उसको ईच पैदा होने लगा तो ये सारे भूख का लगना ये सब कुछ वापस आ गया, है ना। फिर एक्यूट फीवर, सेपेटिक 9th में कहते हैं एक्यूट फीवर, सफोकेटिव कैटार, एस्थमा, स्वेलिंग, जो कि ये जिसको कि प्लेरिसी हो गया, वह फिर आपको सल्फर के व्यवहार से आपको वह फिर से उससे जो ईच पैदा होने लगे तो उससे फिर वह सारे की बीमारी ठीक हो गया। तो इसी तरह से कई एक है 10 ऐसे 12 रेफरेंस में कहते हैं कि ड्राइविंग अवे द ईच ऑफ हर्पिस, external applications caused by the element suffocation from asthma and imperceptible pulse, periodic asthma with suffocation with a purified up bluish red face and quick weak uneven pulse and suffocation with the asthma। फिर आगे चल करके each vesicles है ना, वे ड्रिवन बाय स्पॉन्टेनियसली एस्थमा, ये सबको, यानी कि बहुत अधिकांश केसेस में देखा गया ईच के सप्रेशन के कारण आपको लंग्स या ये है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति जो फ्लेगमेटिक होते हैं तो उन लोगों में ऐसा पैदा होता है।
ठीक है। फिर 17 से 23 में भी इस तरह के दिए गए हैं। और ईच के हटाने से, सल्फर ऑइंटमेंट को लेने से चेस्ट के इन्फेक्शन, ब्लड, खून जो मुंह से हेमोप्टाइटिस हो रहा था, एक्यूट फीवर था, डेथ आफ्टर द डिजीज, ये सारे चीज में जो है प्लूरिसी, अगर उसमें दिया गया तो प्लूरिसी के कारण डेथ हो गया, एस्थमा के कारण डेथ हो गया, तो डेथ के भी कहानी यहाँ पर जिक्र करते हैं। ऐसे इसलिए डॉक्टर हनीमैन ने, और ये सारे उदाहरण उन्होंने वास्तविक जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके आधार पर उन्होंने, डॉक्टर हनीमैन ने दिया। तो बहुत सारे जिक्र है। आप अगर हर एक को एक एक देखना चाहते हैं तो जरूर से इस 49 जो अभी हम लोगों ने इस पैराग्राफ की जो चर्चा की हमने 48 पैराग्राफ में, यही इसी खाली 48 ग्राफ में पैराग्राफ में जो रेफरेंस दिए गए हैं वह आपको मैंने बताया कि करीब करीब 90 रेफरेंस है। और 90 रेफरेंस को आप देखेंगे तो आपको इसका आभास हो जाएगा कैसे होता है। इसलिए डिटेल्स जानकारी के लिए आप इसको निश्चित रूप से पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा आपको इसके अंदर में रेफरेंस मिलता चला जाएगा। 90 टोटल 97 रेफरेंसेस हम लोगों ने समराइज किया है, कैसे कैसे ये हुआ है। मैं एक दो का जिक्र किया, कुछ लोगों का जिक्र किया, लेकिन सभी का कहाँ पर से उन्होंने लाया है, कहाँ से उन्होंने ये इस पर लाया है, इसको भी बताने का कोशिश किया। तो इसके फुटनोट्स में कहते हैं सभी सारे रिमूवल ऑफ द, एक ही निष्कर्ष पर आते हैं हम लोग कि ईच के कारण जो पैदा हुए वह पुनः ईच को पुनर्स्थापित करने के बाद में, यानी कि फिर से आ जाता है तो वह वहां पर ठीक हो जाता है। ये बात को डॉक्टर हनीमैन ने यहाँ पर लोगों को बताया। तो ये काफी अच्छे अध्ययन है, आप लोग जरूर से इसको पढ़िएगा 48 में। और फिर आ जाते हैं हमारे पास में, हाँ, ब्लड लेटिंग की भी चर्चा की गई है, ठीक है ना, ब्लड लेटिंग की भी चर्चा की गई है। ये सभी चीज को हम लोगों को देखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 49 में आते हैं। 49 में कहते हैं इन सारी चीज को डीपली सोचने के बाद में, और जैसा कि हम लोगों ने 48 में हम लोगों ने देखा था, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो सोरा जो है तो एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में है। और हम लोग इसको मदर ऑफ द माने मदर ऑफ द ऑल क्रॉनिक डिजीज मान सकते हैं, है ना, पहले बात। दूसरी बात की द इरप्शंस ऑफ ईच एंड इट्स अदर फॉर्म ऑफ द, जो है तो इंडिकेशन इंटरनल मोनास्ट्रस डिजीज ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, है ना, वो भीतर के रोग को, सारा भीतर के रोग का कारण क्या है, बाहरी ढंग से, बाहरी रूप से प्रभाव। तो सभी इरप्शंस को शरीर पर पैदा होने देना चाहिए, और उसका जब आप सप्रेसिव इलाज नहीं करते, इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका सप्रेशन नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर हनीमैन को क्रिटिसाइज भी किया गया, है ना, आलोचना भी की गई, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन ने अपना अनुभव नहीं दे करके दूसरे का अनुभव, लेकिन इस क्रिटिसिज्म के को मैं यह कहता हूँ कि डॉक्टर हनीमैन ने यह बताने का कोशिश किया कि मैं जो देखा, अब मैं अपनी बात ना कह करके दूसरों की बात को आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इसकी जानकारी, इस पर ज्यादा विश्वास करे। तो इसलिए कहते हैं कि इससे हम लोग क्या डिस्कशन होता है, सोरा के जो हार्मफुल इफेक्ट है, इरप्शंस ऑफ ईच, कैपिटाइटिस, मिल्क रस्ट, टेटस आर द ओनली एक्सटर्नल इंडिकेशंस ऑफ द इंटरनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। यानी कि बाहरी का जो शरीर के सतह पर, चमड़े के ऊपर में, त्वचा के ऊपर में जो रूप है, उसका आंतरिक प्रभाव जो है तो वो भयानक होता है। यानी कि उसका प्रदर्शन जो है, अगर ऊपर से हटा दीजिएगा तो नीचे चला जाएगा, और नीचे से हटाने के लिए पुनः ऊपर आ जाएगा तो नीचे का रोग ठीक हो जाएगा।
हम लोग रोगी से अक्सर आते हैं और दवा देने के बाद में उनके खुजली पैदा होते हैं, डॉक्टर साहब खुजली बहुत हो रहा है, खुजली बहुत हो रहा है। हम कहे कि उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए और धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कभी कभी वो जबरदस्त बाहर से दवा लगा करके खा लेते हैं और पुनः उसके बीमारी स्थापित हो जाते हैं। मैं एक केस को देख रहा था जहाँ की लाइकोपोडियम मैंने दिया, उसके जॉइंट्स स्टिफ थे, पूरे थे, और जब मैंने दवा दिया तो उसको काफी डायरिया होने लगा, लूज स्टूल होने लगा। और लूज स्टूल होते होते उसके साथ में कमजोरी तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसके जॉइंट्स जो है तो बहुत फूलते चले गए। लेकिन लूज स्टूल अभी से अब वो परेशान रहने लगा, क्योंकि बाहर जो सामने में जो प्रॉब्लम आता है तुरंत आदमी का दिमाग बदल जाता है, पुरानी बात को छोड़ करके नई बात सोचना शुरू करता है। उस व्यक्ति ने उस मेरे मना करने के बावजूद भी उन्हें दवा ले लिया और पुनः वह स्टिक उसके लोग आए, और उसके फिर उसका दोबारा इलाज करने में मुझे काफी समय लगा उसके इसको हटाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि ये डायरिया के सप्रेशन से इस तरह के रोग पैदा हुए। और 50वें में पैराग्राफ में कहते हैं, ऑल द क्राइम्स ऑफ द मॉडर्न फिजिशियंस ऑफ द ओल्ड स्कूल आर गिल्टी ऑफ दिस इज द मोस्ट हर्टफुल, शेमफुल एंड अनपार्डेबल। बड़ा भयानक रूप से डॉक्टर हेनिमैन अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये सारे के जो दोषी कौन है इस क्राइम्स के, इस क्राइम्स के, वह है मॉडर्न फिजिशियंस के जो कि विज्ञानी विचारधारा को लेते हुए बिना किसी कंसिडरेशन के दवा का इस्तेमाल करते हैं। और इससे से आज हम लोग 46 से 50 पैराग्राफ को हम लोग आज देखे हैं। आगे चल करके फिर हम लोग आगे चलेंगे और इसी तरह से क्रॉनिक डिजीज की यात्रा को हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। मैं थोड़े थोड़े पैराग्राफ को इसलिए लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि हम लोग इसके विषय में हमारी जानकारी बनी रहे, हम लोग अच्छे से समझते हुए आगे चलें। इसमें जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो है हम लोगों के लिए एक अपना मार्गदर्शन होगा। तो इसके साथ में मैं आज का ये संवाद समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं एक बात का जरूर आग्रह करूँगा कि इसको सुनने के बाद में एक बार क्रॉनिक डिजीज को अवश्य पढ़िए और एक एक जो उदाहरण है उसको आत्मसात करने का कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो इनकी हेनिमैन की भाषा को आप आसानी से समझने लगेंगे। तो इसके साथ में आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं और फिर हम अगले लेक्चर में आपसे पुनः मिलेंगे। इसी के साथ तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल आशीर्वाद और सभी से विदा।